हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अब से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, इसमें सॉल्यूशन, और इसमें हमने अभी तक देखा है, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो एक तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, दूसरा हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करी थी, और उसमें हमने एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उसका पढ़ लिया था। हमने देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किन को कहते हैं। द प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ये हमने पढ़ा था, नॉट द नेचर। तो एक प्रॉपर्टी तो हमने डिस्कस कर ली थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, वो हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में, वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब बढ़ना हो गया, ठीक है, और इसको अपन आगे डिनोट करेंगे डेल्टा टीवी से। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और कितना बढ़ रहा है उसको अपन रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, एलिवेशन है यानी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको अपन बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन देखेंगे, तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको एक बताई थी कि जब भी अपन सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वॉलेटाइल सॉल्वेंट में अपन डिजॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम होगा तो हमें क्या है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उसी की बात अपन यहाँ पर करते हैं। तो ये चीज़ अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ग्राफ से भी अपन इसको शो करते हैं, ग्राफ भी आप बना लेंगे, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अपन दो ग्राफ बनाएंगे, दो कर्व बनाएंगे। एक पे तो मान लीजिए अपन ने यहाँ टेम्परेचर ले लिया, टेम्परेचर मान लीजिए अपन केल्विन में ले लेंगे, ठीक है, और एक अपन ले रहे हैं वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर अपन दो ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए एक तो हमने ये बनाया, ठीक है, और दूसरा हम एक सॉल्वेंट के लिए, एक सॉल्यूशन के लिए कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। ये मान लीजिए हमने सॉल्यूशन के लिए बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो ग्राफ है हमने बनाया है, ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट को, ठीक है, और ये जो रेड आपके बनाया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सॉल्यूशन को, ठीक है। सॉल्यूशन किसका हो गया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का। अब यहाँ पर अपन देखें, मान लीजिए अपन इनको ए और बी कोई भी आप नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर अपन देखें तो किसी भी टेम्परेचर पे आप देखोगे तो ये तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया। तो हमेशा कोई भी आप टेम्परेचर लेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा क्या है, इस पर तो आपके ये आएगा, और इसी टेम्परेचर पर आप देखेंगे तो ये आएगा, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन से ज़्यादा है। तो ये दो तीन चीज़ें हमें यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इस कर्व से अपने को पता लग रहा है। तो पहली चीज़ तो अपन ये लिखते हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिजल्ट्स द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, देख ही रहे हैं आप, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिजल्ट्स द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और वैसे भी आप देखें, मान लीजिए हमारा सॉल्वेंट का ये इस टेम्परेचर पर, मान लीजिए हमारा वेपर प्रेशर ये सॉल्वेंट के लिए तो ये हो गया, सॉल्वेंट के लिए तो ये हो गया, और सॉल्यूशन के लिए ये हो गया। अगर हमें इसके बराबर वेपर प्रेशर करना है इसका, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी आपके क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक यहाँ पर सबसे पहले अपन ये और देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट हम किसको कहते हैं लगे, वैसे तो आप अर्लियर क्लासेज में पढ़ते आए हैं, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of the solution
या सॉल्वेंट जो भी है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है जब ये हमारा लिक्विड क्या होता है, बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। तो अपन ये और लिख लेते हैं यहाँ पे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड is the temperature at which vapor pressure equal to the atmospheric pressure, vapor pressure equal to the atmospheric pressure। यानी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो आपके लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए अगर अपन देखें, दूसरी चीज़ और लिख लेते हैं अपन कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। कोई भी अपन टेम्परेचर लेंगे उसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट से कम है। कोई लीजिए, मान लीजिए अपन ने ये लिया, तो इस पर यहाँ गए तो ये तो वेपर प्रेशर इसका तो ये हुआ, और इस पर जाएंगे तो इससे और भी जाके इसका ज़्यादा आएगा सॉल्वेंट का, है ना। तो अपन ये कॉमन चीज़ है, इसमें क्या लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is always less than the solvent at given temperature। कोई भी टेम्परेचर है जिस पर अपन मेजर कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, आपके वेपर प्रेशर है वो हमेशा सॉल्यूशन का कम होता है। अब मान लीजिए अपन एक अजम्पशन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये जो आपका वेपर प्रेशर है यहाँ पर, ये ले लीजिए, ठीक है, या कोई भी अपन एंड पे ले लेते हैं, अपन ने यहाँ तक लिया है ना इसको, ये ले लेते हैं, क्लियर। ये मान लीजिए आपके यहाँ पर ये तो वेपर प्रेशर मिल लिया, ये क्या है यहाँ पर आपके 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, ठीक है। जब ये इक्वल हो गया दैट मीन्स सॉल्वेंट स्टार्ट्स टू बॉयल एट द, ये टेम्परेचर मान लीजिए हमारा T0 है, तो क्या करेगा सॉल्वेंट तो इस टेम्परेचर पे बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर इस टेम्परेचर पे अपन देखें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, इतना ही है, इससे कम हो गया, तो वाकई नहीं, यानी सॉल्यूशन को हीट करने के लिए, यानी हमें इसके बराबर करने के लिए अगर अपन देखें तो ये जो वेपर प्रेशर इसके बराबर करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, ये टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो T1 तो क्या हुआ यहाँ पर, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हुआ, T0 तो, और T1 किसका हो गया, सॉल्यूशन का हो गया। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर इन द ग्राफ या इन द कर्व क्या है, T0 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये तो मैंने लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पर आपके वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वही बॉइलिंग पॉइंट है। इन द कर्व T0 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड T1 is the boiling point of solution। तो ये ज़्यादा है ना अपना T1, क्योंकि अपना टेम्परेचर इधर भी बढ़ रहा है और वेपर प्रेशर इधर बढ़ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, T1
माइनस T0 इज इक्वल टू डेल्टा टीवी, वो हमने माना था। तो ग्राफ से अपन निकाल सकते हैं ना डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम क्या है, जो लास्ट हमने किया था मॉलिक्यूलर मास निकालना और इसका रिलेशन निकालना, तो वो हम निकालेंगे। अब एक बार कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं किस पर डिपेंड करेगा ये, वो भी देखते हैं। क्लियर, एक बार कॉपी करिए। अब इसी से आगे बढ़ेंगे अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। देखिए ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर लोअर होगा उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को अपन किससे लिखते हैं, डेल्टा पी से, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा, यही लिख लेता हूँ मैं एक बार, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मान लीजिए हमारा डेल्टा पी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के, यानी जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर लोअर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन directly proportional to the lowering in वेपर प्रेशर। यानी अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हमने पढ़ा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, यानी जितना उसमें सॉल्यूट होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। तो मैं अभी नीचे वाले मिटा के और अपन आगे बढ़ते हैं उसमें। देखिए ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट दे लेते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या होगा, अब मैं लैंग्वेज ना लिख के डायरेक्ट ले देता हूँ, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वी, ये हमने पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको कर चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेल्टा पी किसके, इसके हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। क्या हो गया, मैं इसको लैंग्वेज में लिख देता हूँ यहाँ पर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या थे, एक्स बी, ठीक है, इन द सॉल्यूशन, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ठीक है। अब अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एलिवेशन कांस्टेंट, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एक्स बी। यहाँ पर आपके क्या है, के क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट,
एलिवेशन इन बॉइलिंग कांस्टेंट कुछ भी कह सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। क्लियर। अब देखिए बेटा, यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे। एक्स बी का आपको ध्यान होगा, एक्स बी हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक ऐसे निकाल सकते हैं, आपको मालूम है एक्स बी क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, अपन ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये हमने वहाँ पर भी समझा था लास्ट वीडियो में, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसी तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे इसको। तो देखिए किस तरह से करेंगे, इसी इक्वेशन को अपन आगे लिखेंगे, ऊपर वाला मैं मिटाल रहा हूँ। देखिए ये तो आपने बना ही लिया होगा ग्राफ तो कर। अब देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के, एक्स बी को अपन क्या लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए एन बी। ठीक है, और बाकी का तो वही मैंने पहले भी आपको बताया कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एम बी एम ए। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, वही लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो उस तरह से लिखेंगे, मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, ठीक है, एम ए एम बी, ये सभी क्या हैं, अगर आप इनको देखोगे तो क्या होगा, ये मास ऑफ, ऐसे लिख दिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपना ये चल रहा था कि इसमें अपन डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी एम ए एम बी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रेस्पेक्टिवली। ये अपन ने जो लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था ना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वहाँ पे भी मैंने बताया था। तो इसी से अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसको अपन क्या चेंज कर, नंबर ऑफ मोल्स को अपन चेंज कर सकते हैं, किसकी फॉर्म में, मास की फॉर्म में। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के। ठीक है, एन बी को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो गया, डब्ल्यू ए मास ऑफ सब्सटेंस सॉल्वेंट, देन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, प्लस ये हो गया आपके मास ऑफ सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर हमने क्या लिखा था कि अगर आपका सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है तो क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बहुत कम हो जाएगा, तो इसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, solution is very dilute, then WB upon MB is very less than WA MA. So it can be neglected. In the denominator, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये अपन ऊपर से मिटा लेते हैं इसको। तो अपना क्या हो जाएगा, देखिए ये इक्वेशन अपनी क्या बनेगी, साथ साथ में कॉपी करते चलिए इनको।
इज इक्वल टू के, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बच गया आपका डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं के डब्ल्यू बी, ये एम ए ऊपर पहुंच जाएगा आपका एम ए अपॉन के बाद आपके क्या बचा एम बी डब्ल्यू ए, ये किसके बराबर हो गया डेल्टा टी बी के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए अपन डब्ल्यू बी, अगर इसको आप देखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी तो ये क्या हो गए नंबर ऑफ मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स एन बी के बराबर लिख सकते हैं अपन, तो क्या हो गया देखिए के एन बी, ठीक है, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए क्या है हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हमने पढ़ा था ना, इन केजी अगर लेते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज द मोलेलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें तो एन वी डब्ल्यू ए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं मोलेलिटी लिख सकते हैं, ठीक है, ये अपन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया देखिए आपका डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के, ये मोलेलिटी एम ए, एम ए क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर अपन देखें यहाँ पर तो एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या होगा ये भी कांस्टेंट है विच इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन के भी कांस्टेंट है एम ए भी कांस्टेंट है, तो हम इसको एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी एम, एम क्या है मोलेलिटी, ठीक है। के बी यहाँ पर अपन एक नया कांस्टेंट हो गया, इसको अपन बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये आपका क्या कहलाएगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो अब इससे एक नई डेफिनेशन निकल के आती है कि अगर आपका सॉल्यूशन 1 मोलल सॉल्यूशन है, अगर मोलैलिटी आपके क्या है 1 है, तो एलिवेशन इन कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो अपन लिख लेते हैं, आगे चल के अभी अपन मोलर मास भी निकालेंगे तो वहाँ पर ये इक्वेशन भी काम आएगी आपके, ध्यान रखेंगे, मैं वहाँ दोबारा लिख लूँगा कोई बात नहीं है। तो इसको इक्वेशन को आप ऐसा कर लीजिए, नंबर दे लीजिए, इस इक्वेशन को यहाँ पर आप क्या है अपन 3rd नंबर तक दिया था ना, तो ये आप यहाँ पर इसको 4th नंबर दीजिए, ठीक है, ये 4th नंबर हो गया, और इसको अपन क्या करेंगे 5 नंबर देंगे, ये नंबर दे लीजिए। अब इससे अपन डेफिनेशन लिखते हैं इसके 4 इक्वेशन, ध्यान रखेंगे। अब देखें अपन फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है, इफ m इज इक्वल टू 1, यानी सॉल्यूशन आपके क्या है 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो डेफिनेशन क्या हुई फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, for 1 molar solution, elevation in boiling point, elevation in boiling point, elevation in boiling point will be equal to the, will be equal to the किसके बराबर हो गया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, elevation boiling point will be equal to the molar
एलिवेशन कांस्टेंट। ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। फिर अपन इससे क्या निकालेंगे, इसका मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, इक्वेशन 5 से अपन आगे बढ़ेंगे। तो एक बार आप कर लीजिए इसको। चलिए अब अपन देखते हैं, इसी का पार्ट है, क्या पार्ट है आपके, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो इसी में अपन लिख लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से अपन निकाल सकते हैं मोलर मास। तो देखिए अपन ने क्या निकाला था, फॉर्मूला भी आपने देखा था, डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलैलिटी। ये अपन ने फॉर्मूला निकाला था ना, इक्वेशन 5 लास्ट अपन ने निकाली थी। अब अपन यहाँ पर बस क्या करेंगे, मोलैलिटी की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या था हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 पर केजी ले रहे हैं ना, इसलिए अपन ने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। एन बी को अपन और चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एम ए तो इसके साथ आ गया ना आपका मोलर एलिवेशन के साथ में। इसको आप चेंज करेंगे तो क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, के बी। ठीक है, के बी हो गया। और इसको अपन क्या करेंगे, एन बी को खोल के रख सकते हैं। क्या लिखेंगे देखिए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यानी मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू डब्ल्यू ए तो आपका है ही, क्लियर। और ये अपन ने 1000, क्योंकि अगर आपका ग्राम में है तो हमें केजी में चेंज करना है ना। मोलैलिटी क्या होता है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। अब अगर इसको अपन और मॉडिफाई करें तो ये किसके बराबर है, देखिए डेल्टा टी वी के बराबर। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास निकालने के लिए क्या होगा, डेल्टा टी बी यहाँ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ और फिर इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेंगे अपन किस तरह से होता है। तो मोलर मास के लिए देखिए क्या फॉर्मूला हो गया, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ये तो इधर आ जाएगा, डेल्टा टी बी यहाँ पहुँच गया। यानी आपका क्या हो गया, के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000, सॉरी डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। हो गया ना। इस फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस पर एक अपन न्यूमेरिकल देख लेते हैं, वो लास्ट होगा आपके इस वीडियो का टॉपिक, कि न्यूमेरिकल अगर कोई हमारे पास है तो अपन किस तरह से कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल आप नोट कर लीजिए कि न्यूमेरिकल को अपन किस तरह से करेंगे इस पर, और कभी आता है न्यूमेरिकल तो अपन ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो वेपर प्रेशर का तो मैंने आपको बता दिया था लास्ट टाइम, और अभी जो अपन देखेंगे वो अपन देख रहे हैं किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। न्यूमेरिकल है अपना डिसॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन है डिसॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट in a 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, 100 ग्राम ऑफ बेंजीन
रेजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, रेजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने सेंटीग्रेड में भी हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन कितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है ये, बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपने को क्या गिवन है, केवी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 2.53 केल्विन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपने को इसको किस तरह से करना है ये आप देखिए। यहाँ पर अपन देखेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है, पहले अपन वो अलग कर लें। ठीक है, अपने यहाँ पर क्या ज़रूरत है, एक तो डेल्टा टीवी की ज़रूरत है, एक केवी, तो ये तो हमारा केवी हो गया। ठीक है, डेल्टा टीवी हमारे पास कितना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अपने को क्या चाहिए, WB एंड WA। WB अपने को दे रखा है कितना, 10 ग्राम, और WA सॉल्वेंट का वेट हो गया, कितना दे रखा है, 100 ग्राम। ठीक है, बस सिंपल फार्मूला लगाना है। तो MB कितना होगा, देखिए फॉर्मूला आपके पास है, केवी तो कितना हो गया 2.53 इंटू WB 10 ग्राम इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीवी 1 इंटू WA कितना है 100 ग्राम। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल है, ये आपका 20 से तो 20 हो गया, बाकी का आप इसको इससे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 253, तो 253 ग्राम पर मोल। ये क्या हो गया, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, जो आपने मोलर मास इसमें डिजॉल्व किया है उसका, जो भी सॉल्यूट डिजॉल्व किया है उसका मोलर मास। तो जनरली देखा जाए तो इस पर इसी तरह सिंपल न्यूमेरिकली आते हैं आपके एग्ज़ाम में। बाकी के और आप बुक से प्रैक्टिस करिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा। तो आज हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा, नेक्स्ट वीडियो में अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे कि वो किस तरह से आपके कोरिलेट होता है, किसके साथ में, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के साथ में। तो आज इसमें यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।